सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा, दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या इतना खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन हैं। खुद को और दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपके सही रोल मॉडल्स व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति, पैसे की बचत, आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर, और संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। इसीलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक कि आप इस बात पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं। आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का मैनेजमेंट इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक रिटर्न कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी इनकम का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक कि वो सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी? इसका आधार सभी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वलौकिक दिशा निर्देश पट्ट है। अगर आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपना टाइम होराइजन बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट में समय सबसे शक्तिशाली बल है। ये छोटी छोटी चीजों में वृद्धि करके उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। ये भाग्य और जोखिम को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी फॉर्च्यून प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिकांश परिणामों का कारण होती हैं। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीजों के काम ना करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है। इसीलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब इन्वेस्टमेंट्स और कुछ एक आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ सिनारियो होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नजर आते हैं, और हारने वाले उससे अधिक रिग्रेटेबल नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और यूनिवर्सल अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता फाइनेंस में मौजूद अधिकतम डिविडेंड प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के द्वारा है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, डाउन पेमेंट या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन के निश्चित सरप्राइजिंग इवेंट्स के विरुद्ध ढाल होती है।
सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर फाइनेंशियल कॉस्ट पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं और वो अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने लायक मूल्य। रूम फॉर एरर की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। रूम फॉर एरर अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो ये वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान कर सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन की चरम सीमाओं से बचें। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ रिवॉर्ड प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको भविष्य में वो जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल, अच्छा रिवॉर्ड चुका सकें। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे डिफाइन करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मेस का आदर करें। होशियार, जानकार और रीजनेबल लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है। स्वीकारोक्तियां, कन्फेशंस। मेरी खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। सैंडी गॉट्समैन एक अरबपति इन्वेस्टर थे, जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक कंसल्टिंग ग्रुप की स्थापना की। कहा जाता है कि वो अपने निवेश दल के लिए इंटरव्यूज में उम्मीदवारों से ये सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों। यह नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, बस मुझे ये दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। मुझे ये सवाल पसंद है, क्योंकि ये उस बड़े अंतर को हाईलाइट करता है जो उसके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और वो जो उन्हें सही लगता है वो वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने धन का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। ये बहुत ही बुरा सुनाई पड़ सकता है, और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं ये सब उससे अधिक सामान्य है। यूएससी में औषधि के प्रोफेसर केन मुरे ने सन 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नाम का एक लेख लिखा, जिसने दिखाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज निर्धारित करते हैं, अपने लिए किस स्तर तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सब की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो असामान्य बात है वो ये नहीं कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वो दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हैं, अपनी मृत्यु का सामना करने पर वो काफी शांत रहते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है, वो विकल्पों के बारे में भी जानते हैं, और आमतौर पर हर प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वो धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिशें कर सकता है, लेकिन अपने लिए प्रशामक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो वो खुद अपने लिए करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। ये बस इस बात को हाईलाइट करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हों जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करे, कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई यूनिवर्सल सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है, और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा करना
जिससे आप तृप्त महसूस कर सकें और रात में ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। ये औषधि और फाइनेंस दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस स्प्रेडशीट और टेक्स्ट बुक में नहीं किए जाते। वो खाने की मेज पर किए जाते हैं। वो अक्सर रिटर्न को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीजों को चार्ट और सूत्रों में संक्षिप्त करना कठिन है और वो हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करे, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको ये ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वो ये रहा। मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आजादी हमेशा मेरा पर्सनल फाइनेंशियल गोल रही है। सर्वाधिक रिटर्न का पीछा करने या अपनी संपत्ति की लिवरेज कर बहुत शान शौकत का जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर यह अनुभव करना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार जो चाहें वो कर सकते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर फाइनेंशियल डिसीजन इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी एडल्ट लाइफ 2 चरणों में बिताई, अत्यंत गरीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वो 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने से वो मितव्ययिता की मानसिकता नहीं बदली जो मिडिल स्कूल के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए निर्मित हुई थी। और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने साधनों से नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे। अधिकतम तनाव वाला पेशा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं, और जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी में कष्टमय टॉगल की मांग करता है। 2 दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ। इसीलिए उन्होंने ये काम बंद कर दिया। उन्होंने बस ये काम छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। ये मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वो बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हों, ये सभी फाइनेंशियल गोल्स में महानतम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि आप बस वो काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिनके साथ काम करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक आप चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों से नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है, और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर अपनी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी से सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रवेश स्तर की नौकरियां थीं, जिनकी आय भी प्रवेश स्तर वाली थी, और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैलियां स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती हैं, जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो, किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है। लेकिन हमारी आय पर हमें हमारे अनुसार एक संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं। 1 दशक से अधिक तक बढ़ती आय के बावजूद मैं फाइनेंस में और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवा में, हम काफी हद तक उसी जीवन शैली के अनुसार रहते आए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया है। वस्तुतः हर डॉलर की बढ़त ने हमारी बचत को उपार्जित किया है, हमारा स्वतंत्रता कोष। अब हम अपने साधनों से काफी नीचे का जीवन जीते हैं, जो आपको हमारी आय के बारे में कम और 20 की उम्र में स्थापित हमारी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की फाइनेंशियल प्लानिंग का वो हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है, वो ये कि हमने लाइफस्टाइल की कामनाओं के गोल पोस्ट को कम उम्र में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया।
हमारी बचत दर काफी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता हो कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सामान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं हैं ही नहीं, हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, और ये हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए समान रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा। अधिकतर चीजें जिनसे हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनका मूल्य अधिक नहीं है, इसीलिए हमें शायद ही कभी कोई कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूं तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूं, जो उन्होंने सालों की कड़ी बचत से कमाई, और तुरंत मैं वापस आ जाता हूं। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा लाभ यह है कि आप दूसरों के साथ बराबरी करने के मानसिक श्रम से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना न करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ल्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद लेते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट किया, सच्ची सफलता रैट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है, जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने कमिटेड हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनका कागजों पर मतलब शायद न बने। हमारे घर पर कोई मॉर्गेज नहीं है, जो हमारा सबसे खराब फाइनेंशियल डिसीजन है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय है। जब हमने ये घर खरीदा, मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बहुत कम था। कोई भी रेशनल इन्वेस्टर यही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई से रेशनल होना नहीं, बल्कि बस मानसिक रूप से उचित होना है। वो स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है, वो उस फाइनेंशियल लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लेवरेज करने से मिलता। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के लॉन्ग टर्म को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनाते हैं, या वो जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है। हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा रेशनल नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति का लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता, और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। यह बस हमारे लिए काम करता है। पर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के निकट हो। शायद दूसरों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैंने जो भी सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और इस खर्च के लिए वो विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे फाइनेंस की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूं जहां जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब यह भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक्स की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है?
मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक्स थे। अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक्स जिन्हें मैं गहन मूल्य निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाजा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए हैं और अब हर वो स्टॉक जो हमारे पास है वो कम लागत का इंडेक्स है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूं, चाहे फिर आप ये खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस ये बहुत कठिन है। जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हर इन्वेस्टर को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो, और मुझे लगता है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए कम लागत के लो कॉस्ट इंडेक्स में औसत होता डॉलर कॉस्ट लॉन्ग टर्म सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। वो कम लागत का लो कॉस्ट इंडेक्स है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमेशा काम करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि यह सबके लिए है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक नहीं तो दूसरी ओर से बहुत अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है, विशेषतः वो लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो फिर हर कोई ये करेगा, और अगर हर कोई ये करेगा तो कोई अवसर ही नहीं होगा। इसीलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार सन 2019 में खत्म हुए दशक में 85% लार्ज कैप एक्टिव मैनेजर्स S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन ऑड्स से खेलने का नाम है, और हम सब ऑड्स के बारे में अलग अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूं कि अपने परिवार के सभी फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के लो कॉस्ट इंडेक्स में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। ये अधिकांश रूप से हमारे मितव्ययी खर्च की लाइफस्टाइल के कारण है। अगर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है? मैं इस विश्व का सर्वोत्तम इन्वेस्टर हुए बिना रह सकता हूं, लेकिन मैं एक खराब इन्वेस्टर बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूं, इंडेक्स खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूं कि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। जो वो करते हैं मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं। यूएस और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, ये बस वो है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम रिटायरमेंट खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं, और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा यह है कि इन्वेस्टमेंट में लगे प्रयास और इन्वेस्टमेंट के नतीजों में कम कोरिलेशन होता है। कारण यह है कि संसार पुच्छ द्वारा संचालित होता है। कुछ एक परिवर्ती कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप इन्वेस्ट करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक गए जो आपकी स्ट्रैटेजी में कांटा घुमाती है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे।
इसका उल्टा भी सच है। सरल इन्वेस्टमेंट कार्यनीतियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वो उन चीजों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए जरूरी है। मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही इन्वेस्टमेंट क्षेत्र चुनने या फिर अगले रिसेशन का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। ये उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूं, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मैंने अतीत में अपनी निवेश स्ट्रैटेजी बदली है, इसीलिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूं। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वो करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है, साइकोलॉजी ऑफ मनी में महारत। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, क्योंकि मूर्ख तो कोई भी नहीं है। पोस्ट स्क्रिप्ट। यूएस कंज्यूमर जैसे सोचते हैं वैसा क्यों, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। मॉडर्न कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझने के लिए और ये जानने के लिए कि वो आगे किस ओर जा सकते हैं, आपको ये जानना होगा कि वो वहां पहुंचे कैसे। हम सब यहां कैसे पहुंचे। अगर आप सन 1945 में सोकर सन 2020 में जागें तो आप अपने आसपास की दुनिया को पहचान नहीं पाएंगे। इस अंतराल में हुई इकोनॉमिक ग्रोथ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अगर आप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समृद्धि देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इसकी तुलना डेट्रॉइट की गरीबी से करें तो भी आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप घरों, कॉलेज, ट्यूशन और स्वास्थ्य सेवा की कीमत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप देखें कि एवरेज अमेरिकी नागरिक आमतौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये सब कैसे हुआ? अगर आप ये जानने के लिए किसी रीजनेबल नैरेटिव के बारे में सोचने की कोशिश करें तो मेरा अंदाजा है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, क्योंकि ये इंट्यूटिव नहीं है और ये फोरकास्ट भी नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर अमेरिका में जो कुछ हुआ वो अमेरिकी कंज्यूमर्स की कहानी है। ये ऐसी कहानी है जो ये समझने में सहायता करती है कि आज लोग धन संपत्ति के बारे में जैसे सोचते हैं वैसा क्यों है। शॉर्ट स्टोरी ये है, सब कुछ बहुत अनिश्चित था, फिर सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर बहुत खराब, फिर वाकई अच्छा, फिर वाकई खराब, और अब हम यहां हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा एक नैरेटिव है जो इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। कोई डिटेल्ड अकाउंट नहीं, बस एक कहानी के ये सब कैसे साथ में फिट होता है। क्योंकि ये बड़ी घटनाओं को साथ में पिरोने का एक प्रयास है, इसमें ऐसी कई बातें छूट गई हैं जो इस दौरान हुई। कोई भी जो ये रेखांकित करे कि मैंने यहां क्या छोड़ दिया है, मैं संभवतः उससे सहमत हो जाऊंगा। यहां उद्देश्य हर खेल का वर्णन करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक खेल ने दूसरे को प्रभावित किया। आइए सुने मॉडर्न कंज्यूमर यहां कैसे पहुंचा। अगस्त सन 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक खुशी का दिन था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। लेकिन फिर यह भी एक कहावत है, इतिहास बस एक के बाद एक घटती घटनाओं का नाम है। युद्ध खत्म होने की खुशी के तुरंत बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ, अब क्या होगा। 16 मिलियन अमेरिकी लोगों ने, जो कि जनसंख्या का 11% था, उन्होंने युद्ध में भाग लिया। युद्ध के अंत में लगभग 8 मिलियन विदेश में थे। उनकी एवरेज उम्र 23 वर्ष की थी। 18 महीनों के भीतर उनमें से 1.5 मिलियन को छोड़कर बाकी सभी वापस आकर बिना वर्दी के होने वाले थे। और फिर क्या? फिर वो क्या करेंगे? वो कहां रहेंगे? 2 कारणों से ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, कोई भी इनके जवाब नहीं जानता था, और दूसरा, अगर इनके जवाब शीघ्र नहीं ढूंढे जाते, सबसे संभव परिस्थिति अधिकतर इकोनॉमिस्ट के दृष्टिकोण से यह होती कि इकोनॉमी फिर से द ग्रेट डिप्रेशन की गहराइयों में धंस जाती। युद्ध के दौरान 3 ताकतों का निर्माण हुआ। पहली, आवास निर्माण रुक कर रह गया था, क्योंकि समस्त